देखो बेटा, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इनके बीच में एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्राफ हमें क्या मिला? जब ग्राफ बनाया गया तो हमने देखा कि ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक। अच्छा, अब ये ग्राफ जो हमें मिला इससे हमें पता क्या चलता है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी सबसे ज्यादा होगी, और यहां मास नंबर है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, मास नंबर जितना ज्यादा होता जाता है, देखो मास नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? अगर मास नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस हैवी हो रहा है, मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की नंबर ज्यादा हो रही है, तो यहां हैवियर होते जाते हैं न्यूक्लियस। और यहां है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार ग्राफ कैसा मिला हमें। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें मिली 8.8 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही बात है, ठीक। ये किसकी थी? आयरन की, ठीक। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा यहां पे इस साइड देखो, तो देखो सबसे पहले तो एक रेंज है। यहां पे देखो ये आयरन के जो क्लोज हैं, पास में है जो एलिमेंट्स, मतलब इस साइड और इस साइड, वो तो ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो काफी ज्यादा है। लेकिन जो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवियर है, देखो जरा इनके लिए देखो, ये वाले न्यूक्लियस, इनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हो गया है ना, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो काफी कम हो गई। देखो ये कम होती जा रही है ना, मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, बहुत ज्यादा हैवी होता जाता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जाती है। ऐसे ही इस साइड भी, इस ग्राफ के इस साइड भी देखो देखने को मिल रहा है कि यहां पे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वाले जो न्यूक्लियस हैं इनका मास नंबर बहुत कम है। देखो ये बहुत कम है, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत देखो कम है। क्लियर? मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस और बहुत ज्यादा लाइट न्यूक्लियस। हैवी मतलब जिनका एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा है, और लाइट मतलब जिनका एटॉमिक मास नंबर बहुत कम है। वो दोनों ही टाइप के न्यूक्लियस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कम स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये वाले न्यूक्लियस क्या चाहेंगे? तो ये वाले न्यूक्लियस जो है, देखो ये हैवी हैं, ये बहुत हैवी न्यूक्लियस हैं। अब ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, तो ये हैवी है तो क्या कैसे स्टेबल होंगे? हैवी है अगर, मतलब आयरन के राइट में लाई कर रहे हैं, तो वो कहां भागने की कोशिश करेंगे? लेफ्ट में, मतलब आयरन की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो कैसे भागेंगे? जब ये अपने न्यूक्लियस को छोटा करेंगे। और न्यूक्लियस छोटा कैसे होगा? जब कुछ डिके करेंगे। और डिके कौन सा डिके होता है जिसमें न्यूक्लियस लाइट हो जाता है? याद करो, जिसमें मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, अल्फा पार्टिकल का वो होता है डिके, है ना। तो ये हैवी न्यूक्लियस जो है वो डिके करके इस तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक। न्यूक्लियर फिजन, हैवी न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में बनना और एनर्जी को रिलीज करना। अब छोटे न्यूक्लियस बनेंगे तो देखो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज होगी। बताया था हमने तुम्हें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब बढ़ती है तो मास डिफेक्ट ज्यादा होता है, तो मास में डिक्रीज होगा, और वो मास डिक्रीज जो होगा उसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो हैवी न्यूक्लियस फिजन से, फिजन करके स्मॉल न्यूक्लियस बनते हैं और किसकी तरफ भागते हैं? आयरन की तरफ, ताकि वो मोर स्टेबल हो जाए। अच्छा, तो इसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन छोटे न्यूक्लियस भी चाहेंगे, ये भी कम वो है, स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। तो ये भी चाहेंगे हम हैवी न्यूक्लियस बन जाए, लेकिन हैवी बन के किसकी तरफ भाग जाए? इसकी तरफ, आयरन की तरफ भागे, ठीक। तो ये क्या करेंगे? दो न्यूक्लियस ज्वाइन हो जाएंगे। तो ज्वाइन कैसे होंगे? फ्यूजन हो जाएगा। तो ये फ्यूजन होता है, इसमें फिजन होता है। हैवी न्यूक्लियस फिजन
करके न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होके, इसको बोलते हैं फिजन होके क्या करते हैं, बड़े छोटे न्यूक्लियस में बनते हैं और ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। और छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूजन करके, मतलब मिल जाते हैं, दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन वो भी आयरन की तरफ भागता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर उनकी भी बढ़ती है। क्लियर? तो इसमें भी मास डिफेक्ट होता है, लेकिन ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, ये वाली रिएक्शन तो अपने आप हो जाती है। एक बड़ा न्यूक्लियस है वो स्पॉन्टेनियस डिके होता है उसमें, लेकिन ये वाले न्यूक्लियस में अपने आप डिके नहीं होता, इसमें हमें इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, इसको हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो इसको स्टिमुलेट कर देते हैं हम कैसे, इसको बोलते हैं क्या, फ्यूजन। तो यहां फ्यूजन होता है, छोटे न्यूक्लियस में फ्यूजन होता है, बड़े न्यूक्लियस में फिजन होता है, और दोनों ही आयरन की तरफ भागते हैं और मोर स्टेबल हो जाते हैं। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। अब इसी, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे यहां पे कुछ लाई करते हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप देखो यहां पे N/Z, N और Z, N माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और Z माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो हमने जब ग्राफ बनाया तो देखो स्टेबल, मतलब जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनके लिए N और Z का ग्राफ पहले तो एक स्ट्रेट लाइन आया, मतलब जब N और Z बहुत कम है तो आपको याद होगा, जैसे हीलियम का देखो 2He4, तो 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पहले जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए सेम होता है, लगभग 8O16, 7N14 लगभग सेम होता है ना। लेकिन मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्लोप क्या होगा, 45 डिग्री होगा। लेकिन जब न्यूक्लियस हैवियर होने लगते हैं तो आपने देखा होगा, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने लगते हैं, किसकी कंपेयर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेयर में, तो इसका स्लोप इस तरफ भागता है। ठीक, मतलब ये कर्व होने लगता है ऐसा। क्लियर? लेकिन जो भी इस लाइन पे लाई करेगा, जो भी न्यूक्लियस इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब अगर किसी के लिए N की वैल्यू ये है और अगर उसके लिए Z की वैल्यू ये है, मतलब ये और ये, तो फिर वो इस लाइन पे लाई करेगा और वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। मतलब ये ग्राफ जो है, डार्क लाइन दिख रही है, वो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए है। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे न्यूक्लियस स्टेबल थोड़ी होते हैं, कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल भी होते हैं। तो जो न्यूक्लियस इस साइड लाई करते हैं, देखो इस स्टेबिलिटी कर लाइन के इस तरफ लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, इस लाइन के इस तरफ लाई कर रहे हैं, उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह पे, मतलब अगर ऐसा कर्व बनता है किसी के लिए या किसी के लिए ऐसा कर्व बन सकता है, तो अगर ये वाला कर्व बनता है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ, देखो ये 2 पॉइंट्स देखो, ये और ये, इसमें प्रोटॉन्स कम है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। मतलब जो इस लाइन के इस तरफ लाई कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, और जो इस तरफ लाई कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। सही बात है, इस तरफ कोई लाइन जाएगी तो उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इस लाइन के इस तरफ जाएगा तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। लेकिन ये दोनों ही साइड के जो न्यूक्लियस होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये लाइन पे जो लाई करेंगे, मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल, ये लाइन जो है वो हमें स्टेबिलिटी लाइन बता रही है। मतलब इस लाइन पे जिसके लिए N/Z रेशियो आएगा, N/Z रेशियो ये ऑलमोस्ट 1.6 होता है। पहले तो स्टेबल न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस के लिए 1 होता है, लेकिन जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए, अगर वो स्टेबल है, उनके लिए 1.6 होता है। ठीक, तो किसी के लिए 1.6 से भी ज्यादा है, अगर 1.6 से ज्यादा है N/Z रेशियो, मतलब N ज्यादा है उसमें, तो ये इस तरफ लाई करेंगे, और 1.6 से कम है तो वो इस तरफ लाई करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये दोनों ही अनस्टेबल होंगे। तो ये वाले कैसे स्टेबल होंगे, मतलब कैसे इस लाइन में आएंगे, तो ये बड़ा सिंपल है, बीटा प्लस एमिशन और बीटा माइनस एमिशन बताया था। तो इसमें अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो इसमें होगा क्या, अगर यहां पे न्यूट्रॉन ज्यादा, देखो इस लाइन के लेफ्ट में जो लाई कर रहा है उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। तो N/Z रेशियो 1.6 से जो ज्यादा है वो 1.65 लाइन पे आने की कोशिश करेगा,
और इस साइड जो है उनके लिए प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब ये रिएक्शन पूरी नहीं लिखी है अभी, पूरी लिखें अगर हम तो देखो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इसको पूरी लिख देते यहीं पे। प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन के साथ -1 बीटा 0, याद है? अब इसको कैसे याद करोगे? प्रोटॉन में क्या होता है, सॉरी, +1 बीटा 0। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में होता क्या है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है ना? तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो +1 बीटा 0 निकलेगा और इसके साथ प्लस न्यूट्रिनो निकलेगा। और यहां देखें तो ये देखो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में और प्लस, अब प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इसमें प्रोटॉन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस भी होना चाहिए, तो -1 बीटा 0 और प्लस इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियस लाइन करते हैं वो बीटा माइनस एमिशन करके इस लाइन की तरफ भागते हैं, स्टेबिलिटी लाइन की तरफ, और जो इस तरफ होते हैं जिनके लिए NY/Z रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन निकलता है। ये क्या है, पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस, और न्यूट्रॉन निकलता है और वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, स्टेबिलिटी लाइन पे आने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी था। देखो बेटा, हम लोग अब अगले टॉपिक में एंटर कर चुके हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लॉ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल लॉ। अच्छा, अब एक बात सोचो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, मतलब ये डीके होता जाता है, ठीक? तो डीके होता जाता है तो कभी ना कभी कुछ कितने भी टाइम बाद मान लेते हैं टी स्मॉल टी, और इसमें सफिक्स में देखो हाफ लिख दिया, इसको बोलते हैं टी हाफ, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम होता है जितने टाइम में ये जो सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये डीके हो जाता है। कितना? अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ। तो मान लेते हैं इसमें n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, ध्यान से सुनना, इसमें t = 0 पे कितने न्यूक्लियस थे? n0। किस सब्सटेंस के? ए सब्सटेंस के। और टी हाफ टाइम गुजरा, मतलब हाफ लाइफ गुजरी, तो ये n0 सब्सटेंस बचे कितने? n0/2, ठीक? तो आधे बचे, आधे कहां गए? आधे किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, हो सकता बी बन गया हो, ए से क्या बन गया होगा? बी, ठीक? ओके, अब देखो, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? जितने टाइम में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ बचता है या हाफ डिके हो जाता है, ये कई बात है ना? चलो, तो मान लेते हैं इसकी हाफ लाइफ है 1 आवर, मतलब कितना? 60 मिनट्स। सुनना ध्यान से, 60 या छोड़ो 10 दिन मान लो, हाफ लाइफ है 10 डेज। क्लियर? इसका मतलब देखो, मान लेते हैं 1000 या 100 किलोग्राम था, 100 किलोग्राम था, तो 10 दिन बाद कितना बचेगा? 50 किलोग्राम, है ना? मतलब पहले 10 दिन में कितना डिके हो गया? आधा डिके हो गया, 50 किलोग्राम डिके हो गया। चलो एक बार और आधा, हाफ 50 किलोग्राम बचा। अब हाफ लाइफ कितनी है? 10 दिन। तो 10 दिन, अगले 10 दिन बाद देखो, यहां 10 डेज और यहां फिर से हमने 10 डेज दिए, तो ये बचेगा 25 किलोग्राम, मतलब फिर आधा बचा। तो ये बताओ, पहले फर्स्ट हाफ लाइफ में पहले 10 दिन में देखो 100 किलोग्राम से 50 किलोग्राम बचा, मतलब 50 किलोग्राम डिके हो गया, और अगले 10 दिन में 25 किलोग्राम बचा, मतलब 25 किलोग्राम डिके हुआ, और अगले दिन में 12.5 किलोग्राम बचेगा, मतलब कितना डिके होगा? 12.5 किलोग्राम। मतलब सबसे पहले जब अमाउंट ज्यादा था तब इसका डिके फास्ट हो रहा था, है ना? तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ डिके, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके किस पे डिपेंड करेगा? मान लो किसी टाइम पे, टी टाइम पर, या यहां देखो, अच्छा, रेट ऑफ डिके ए होता है, और इसको पहले बोलते क्या है? dn - dn/dt। माइनस क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है? n क्या है? n है t = t पर जो सब्सटेंस है उसके बचे हुए अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट या बचे हुए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो कितने बचे? टी टाइम पर कितने न्यूक्लियाई बचे हैं? वो है n। और मैंने यहां पे बताया, अगर 100 है तो रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा,
कम हो गए तो रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा, ठीक। तो यहां पर रेट ऑफ डिके को बोलते हैं ए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ डिके होता क्या, पहले ये बताओ। माइनस डीएन बाई, लिखने का तरीका क्या है? अगर किसी टाइम पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है हमारे पास अनडिकेड, तो उनका रेट ऑफ डिके क्या होगा? dn बाई dt। और ये माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, समझ गए ना? ओके, तो ये dn बाई dt में आगे माइनस लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ डिके। अच्छा, लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट, अभी बताएंगे आगे। तो मान लेते हैं कि मटेरियल है A और ये डिके होके क्या बन रहा है? B बन रहा है। A से क्या बन रहा है? B। तो T बराबर 0 पर हम मान लेते हैं A के कितने सब्सटेंस के, A के कितने न्यूक्लियाई है हमारे पास? N0। ध्यान रखना N0 क्या होता है? T बराबर 0 पर टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल A, जो कि डिके होके धीमे धीमे कम होते जाएंगे। और B के कितने हैं? 0। मतलब A बदल रहा है B में, A डिके होके क्या बन जाता है? B। तो A के है T बराबर 0 पे N0 और B के कितने हैं? 0। अभी डिके शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हुआ, फिर हमने T बराबर T पे देखा तो A के बचे कितने? N। A के बचे कितने? N। मतलब A के अनडिकेड अमाउंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे? N। और B के कितने हो गए? N डैश। N डैश होगा कितना होगा? तो N डैश होगा, देखो इसके N0 थे और इसके N बचे, तो गए कितने? N0 में से N चले गए तो N0 माइनस N यहां B में कन्वर्ट हो गए, तो B के कितने हो गए? N0 माइनस N। अब वेयर N इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट T बराबर T, किसके? A के, जो बचे हैं अनडिकेड, ध्यान रखना अनडिकेड, जो अभी आगे और डिके होंगे N। तो रेट ऑफ डिके क्या बोलोगे? माइनस dn बाई dt। और ये किस पे डिपेंड? T टाइम पे रेट ऑफ डिके माइनस dn बाई dt किस पे डिपेंड करेगा? N पे। N जितना ज्यादा होता है रेट ऑफ डिके उतना ही ज्यादा होता है, यहां बताया था अभी, ठीक। तो माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल N, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस dn और N को इधर ले, माइनस dn बाई dt बराबर कर दो, एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा इनटू n, जहां लैम्डा क्या है? ये लिखा हुआ है डिके कांस्टेंट। क्लियर? लिख लेना ये। अब इक्वेशन बनानी है तो n को लेके आओ इधर, तो माइनस dn और ये नीचे आ जाएगा n माइनस, देखो ये 1/n और ये dn बराबर माइनस छोड़ो, ये माइनस को इधर लेके आ जाओ, माइनस dt। इसको क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट कर दें, तो देखो इंटीग्रेशन 1/n dn बराबर माइनस इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट लो तो n की लिमिट होगी n0 से n। पहले n कितना था? n0 था और फिर बचा कितना? n। तो टाइम कितना था? n0 कब था? t बराबर 0 पे, और n कब था? t बराबर t पे। इक्वेशन लिखो तो 1/n dn, इसका होता है ln n, और लिमिट यहां शिफ्ट हो जाएगी n0 से n बराबर माइनस t आ जाएगा, ठीक। इसको लिख दो तो ln n बाई n0, तो ln n बाई n0 हो जाएगा बराबर माइनस t। अब देखो मैं क्या करता हूं, ln हटा देता हूं, तो यहां बचेगा n अपॉन n0 बराबर e की पावर हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक। सॉरी यहां पे लैम्डा भी था, माइनस लैम्डा, ये लैम्डा तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है ना, माइनस लैम्डा टी। क्लियर? तो यहां n बराबर ये आ गया, तो n बराबर हो गया n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको याद रखना है हमें, ठीक। अब सुनो, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनेगा, ये n और ये t डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको जीरो होने में। मतलब अगर हमारे पास n एटम्स हैं और ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनफाइनाइट टाइम बाद ये जीरो होंगे। ये ग्राफ तो यही बोलता है ना, एक्सपोनेंशियल डिके, खूब बताया है चार्ज में, करंट में। तो यहाँ पे ये n0 था कब? t बराबर 0 पे, और फिर ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, देखो ऐसे, तो t बराबर इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये स्टैटिस्टिकल लॉ लिख लिया अपना। देखो बेटा, हाफ लाइफ क्या होती है? तो हाफ लाइफ आपको डेफिनेशन बता चुके हैं, वो टाइम होता है जितने टाइम में किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल का जो बचा हुआ मास होता है वो इनिशियल मास का हाफ हो जाता है, ठीक, सिंपल। अब इक्वेशन देखो, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये हमने अभी डिराइव किया है। आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या होगा ये सोचो, एक हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो n की जगह पे क्या बचेगा? n0 का हाफ। n0 क्या था? t बराबर 0 पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, तो कितने बचेंगे अनडिकेड? कितने बचेंगे? n0/2। क्यों? क्योंकि n0/2 तो डिके हो गए होंगे, तो n की जगह पे n0/2 कब? आफ्टर वन हाफ लाइफ। तो n0/2 बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू
टाइम की जगह पे क्या लिखोगे, हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम की जगह टी हाफ हो जाएगा, एन नॉट खत्म, ई की इसको प्लस कर दो, तो ई की पावर लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर ये 1/2 का 2 हो जाएगा, ठीक। लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर यहां से ई की पावर हटाया तुमने ln लग जाएगा, तो ln 2, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, या टी हाफ बराबर क्या हो गया, ln 2 बाय लैम्डा। ln 2 की वैल्यू सबको पता है 0.6931, तो 0.693 चलेगी अपॉन लैम्डा, तो टी हाफ बराबर ये फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। 0.693 का मतलब ln 2, क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब टी हाफ का एक और फॉर्मूला देखो इसी के फॉर्म में, मान लेते हैं देखो एक हाफ लाइफ गुजरी, ऐसे ही फिर दूसरी हाफ लाइफ गुजरी, ऐसे ही तीसरी हाफ लाइफ गुजरी, मान लो हाफ लाइफ है 10 मिनट, तो पहले 10 मिनट गुजरे, फिर दूसरे अगले वाले 10 मिनट गुजरे, तो हम क्या बोलेंगे, 2 हाफ लाइफ गुजर गई, फिर तीसरे 10 मिनट गुजर गए, ठीक। अगर मान लो ऐसे ही 70 मिनट गुजरे, 70 मिनट्स गुजर गए, तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, 70/10, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया 7, क्लियर। तो यहां पर नंबर, यहां n नॉट था, n नॉट जो है, देखो ध्यान से सुनना, n नॉट जो है वो t बराबर 0 पर था। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, मतलब एक हाफ लाइफ गुजर गई, तो क्या बचेगा, n नॉट बाई 2, फिर एक और गुजरी, मतलब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी, तो n नॉट बाई 4 बचेगा, इसका भी हाफ बचेगा, मतलब n नॉट बाई 2 का स्क्वायर, फिर और हाफ लाइफ गुजारो, तो n नॉट बाई 2 का 1/2 1/2 1/2 1/8 बचेगा, मतलब n नॉट बाई 2 का होल क्यूब बचेगा। ऐसे ही हमने एक सीरीज टाइप की बनाई और हमने देखा कि अगर n हाफ लाइफ गुजरा है, देखो 2 हाफ लाइफ गुजरी तो यहाँ पे पावर 2 आ गई, 3 गुजरी तो यहाँ पावर 3 आ गई, अगर n गुजर जाए तो यहाँ पावर n आ जाएगी, तो n बराबर हो जाएगा n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, n नॉट बाई, ऐसे बचेगा n बराबर कितना, इनिशियल वैल्यू का n नॉट मैंने बाहर कर दिया, बाहर n क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड बचे, कितने हाफ लाइफ बाद, n हाफ लाइफ बाद वो बचेंगे, n बराबर n नॉट अंदर कर दो या फिर या बाहर कर लो, n नॉट इंटू 1/2 की पावर, अंदर नहीं कर सकते सॉरी ध्यान में गया, n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 2, n नॉट, यहां n नॉट बाहर रहेगा, ये 1/2 आएगा, n नॉट बाहर रहेगा, आई एम सॉरी, ये n नॉट इंटू 1/2 का मतलब n नॉट बाई 4, यहां देखो n नॉट इंटू 1/2 का n नॉट बाई 8, आप देख सकते हैं n नॉट इसका हाफ करो तो 1/4 आएगा, फिर हाफ करो तो 1/8 आएगा, फिर 1/16 आएगा, मतलब 1/2 की पावर n आ जाएगी, जहां n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो पास हो चुकी हैं, तब जो बचे हुए एटम्स हैं, मतलब अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, एटम है, वो n और इनिशियल कितने थे, t बराबर 0 पे n नॉट, तो उनका रिलेशन ये होगा n अपॉन n नॉट इक्वल 1/2 की पावर n। देखो बेटा अब हमें 2 टर्म्स और सीखने हैं, डेफिनेशंस हैं, अभी तो बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है एक्टिविटी ऑफ अ न्यू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एवरेज लाइफ, ठीक, 2 चीजें सीखनी है। तो पहले एवरेज लाइफ में बता देता हूं, इसका फॉर्मूला याद रखना है अपन को। तो एवरेज लाइफ होता है टी एवरेज, डिनोशन है इसका, और डेफिनेशन क्या है इसकी, कुछ नहीं, ये डेफिनेशन याद रखनी है बस, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, मतलब ये कि अगर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक, तो आपको पता है ना कि इसका डिके होने में, कंप्लीट डिके होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम, है ना। लेकिन अगर मैं एवरेज लाइफ बताना चाहता हूं इस मटेरियल की, तो क्या तरीका होता है, देखो, अच्छा ये बताओ, ये वाला जो एक न्यूक्लियस है, मान लो ये 2 न्यूक्लियस है, हमने ए और बी 2 न्यूक्लियस ले लिए, क्या हम ये बता सकते हैं कि ए वाला न्यूक्लियस कब डिके होगा, नहीं, ये हम कभी नहीं बता सकते, ठीक, ये ध्यान रखना, इसकी कोई हमें पता नहीं है कब डिके होगा, हो सकता है ये लास्ट में डिके हो, या हो सकता है ये अभी तुरंत t बराबर 0 के बाद ही डिके हो जाए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके होने वाला है, ठीक है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल न्यूक्लियस, मतलब हर न्यूक्लियस को देखो आप कि कब कौन सा न्यूक्लियस डिके होगा, मतलब कितने टाइम में ये वाला न्यूक्लियस डिके होगा, कितने टाइम में ये वाला न्यूक्लियस डिके हुआ, कितने टाइम में ये वाला न्यूक्लियस डिके हुआ, उन सबका टाइम का सम करो और अपॉन डिवाइड करो किससे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियाई से, तब आपको मिलेगा एवरेज लाइफ, क्लियर। तो इसका हमें ये सब याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है, टी एवरेज बराबर सॉल्व करते हैं तो इसको ये 1/लैम्डा के बराबर आता है, डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल टी एवरेज के बराबर होता है, और टी एवरेज लैम्डा का टी हाफ के साथ रिलेशन आपको याद होगा, याद है ना,
लैम्डा बराबर ln2/t½ इसको रख सकते हो आप चाहो तो टी एवरेज बराबर हो जाएगा t½ अपॉन ln2। ये तो याद ही है, ये वाला फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, है ना, डिराइव किया था इसको। तो अच्छा, अब देखो एक्टिविटी क्या होती है। तो एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक्टिविटी का मतलब क्या है, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव से मतलब वो कितना फास्ट डिके हो रहा है, ठीक। तो रेट ऑफ डिके को ही हम एक्टिविटी कहते हैं, मतलब -dN/dt जो अभी हमने लिखा था उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिके को ही हम बोलते हैं एक्टिविटी। मतलब आर को, एक्टिविटी को ए और आर लिखते हैं तो अपन आर से लिख देते हैं। तो आर बराबर होता है -dN/dt। रेट ऑफ डिके क्या है, -dN/dt। माइनस क्यों है, क्योंकि ये डिके हो रहा है, एन की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। और ये किसके बराबर था, अभी डिराइव अभी लिखा था हमने। तो -dN/dt बराबर होता था लैम्डा इंटू एन, याद है ना, -dN/dt प्रोपोर्शनल एन बराबर करते थे तो लैम्डा डिके कांस्टेंट आता था उसमें, ठीक। चलो ये हो गया। अब पुटिंग एन बराबर, एन की जगह पे रख दो n0, n की जगह रख दो n0, वो कब था, t बराबर 0 पे। तो फिर r क्या हो जाएगा, जब सब सोचो पहले, जब n की जगह पे n0 रख दोगे तो यहां जो रेट ऑफ डिके होगा ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई के नंबर सबसे ज्यादा हैं, और न्यूक्लियाई के नंबर ज्यादा है तो उतना ही फास्ट डिके होता है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह n0 रख दूं तो r की जगह क्या हो जाएगा, अगर n इज रिप्लेस्ड बाय n0 देन r विल बी रिप्लेस्ड बाय r0 रख दो। तो यहाँ r की जगह r0 बराबर लैम्डा इनटू n0 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड कर दो इसका, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो r अपॉन r0 बराबर n अपॉन n0, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब n की जगह रखो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, क्या था, n0 e की पावर माइनस लैम्डा इनटू n0 n0 खत्म हो गया, क्या बचा, r अपॉन r0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t। तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आ गया, r बराबर r0 e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t। और ये क्या था फॉर्मूला, देखो n बराबर क्या था, n0 e की पावर माइनस लैम्डा इनटू। तो दो फॉर्मूले हैं, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टू, ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम t, जो बचे हुए न्यूक्लियाई हैं, और ये क्या है एक्टिविटी, r बराबर r0 e की पावर माइनस, जो दोनों ही बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यूनिट क्या है, अब देखो एक्टिविटी जो r होती है मतलब रेट ऑफ डिके -dN/dt, इसकी यूनिट क्या है ये ध्यान रखना है आपको। 1 बैकरल, बैकरल एक साइंटिस्ट थे, इसको बोलते हैं 1 dps। dps मतलब डिके पर सेकंड, ठीक। तो ये 1 बैकरल 1 डिके पर सेकंड के बराबर होता है, सिंपल है। 1 क्यूरी, क्यूरी भी होती है इसकी यूनिट, तो 3.7 × 10⁻10 dps या फिर बैकरल। क्लियर, ये ध्यान रखना है हमें। तो इतनी बात आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, इसको याद रखना है। देखो बेटा यूनिवर्सल है, कह रहा है कि Cu64 है और इसका ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कह रहा है लैम्डा इसका दिया है ये 1.516 × 10⁻5 सेकंड इनवर्स, ठीक। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ सैंपल, देखो क्या कह रहा है, एक्टिविटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ Cu64, ठीक। अब एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया है, देखो ये समझ गए कितना सरल क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम, इसमें कितना 64 Cu होगा। तो हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक वेट दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में कितने ग्राम, 63.5 ग्राम। मतलब मैं ऐसे लिखूं इसको, 63.5 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल, मतलब 1 मोल कितना 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। समझ गया ना, इतने नंबर ऑफ एटम्स किसके, 64 Cu, यही तो होता है। इसका मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में इसमें डिवाइड कर दो 6.023 × 10⁻23 अपॉन 63.5, इतने नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास तो 1 माइक्रोग्राम है, मतलब 10⁻⁻6 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इतने एटम्स। तो फिर इन 10⁻⁻6 ग्राम में कितने एटम्स, n, इसको बोलोगे आप n, नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं ना, तो इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 × 10⁻23 × 10⁻6
और अपॉन 63.5 इतने एटम्स, मतलब इतने न्यूक्लियस। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्टिविटी बताओ, फाइंड एक्टिविटी। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू एन, अभी पढ़ा हमने। एन लैम्डा क्या है, देखो ये दिया है लैम्डा, और एन कितना है ये दिया है, रख दोगे आ जाएगा आंसर। एक्टिविटी क्या आएगा, एक्टिविटी का यूनिट डिके पर सेकेंड, डीपीएस, डिके पर सेकेंड, याद है ना, आर का यूनिट डिके पर सेकेंड। चलो ये हो जाएगा। अब देखो कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इज 20 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स। तो पहले तो ये बताओ 40 आवर्स में कितने हाफ लाइफ गुजर गई। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बराबर 40 अपॉन 20, टोटल टाइम कितना है 40 आवर्स, और एक हाफ लाइफ कितनी है 20 आवर्स की, डिवाइड कर दो 2 हाफ लाइफ आ जाएगा। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो R अपॉन R नॉट, R पूछ रहा है और इनिशियल क्या होती है R नॉट, ओरिजिनल एक्टिविटी मतलब इनिशियली, तो R अपॉन R नॉट इक्वल क्या बताया था, N अपॉन N नॉट होल पावर 1 बाई, सॉरी आपको याद होगा फॉर्मूला, R अपॉन R नॉट बराबर N अपॉन N नॉट, ठीक याद है, R अपॉन R नॉट अभी डिराइव किया था यार, बराबर होता था 1/2 की पावर नंबर ऑफ होल लाइफ्स। तो नंबर ऑफ होल लाइफ्स कितनी है, n बराबर 2 है, तो रख दो यहाँ पे, तो 1/4 ये आंसर। तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4 हो गया, या परसेंट में पूछा तो इनटू 100 कर दो तो 25% हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक सब्सटेंस लिया हमने एक सब्सटेंस लिया, रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया, जिसका एवरेज लाइफ कितना है, देखो एवरेज लाइफ दिया है 20 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकंड, -3 का मल्टीप्लाई कर देना। अब ले लिया हमने, ठीक है, अब ये डिके हो रहा है, ठीक, और यहां पे देखो इसी के साथ हमने क्या किया, अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू सम पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तक हमने चार्ज कर दिया, मतलब कुछ चार्ज आ गया होगा उस पे, तो कितना आ गया होगा Q। देन द प्लेट्स, Q चार्ज दे दिया, अब हमने इसकी प्लेट्स को क्या किया, बैटरी से हटा के एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, तो फिर तो ये डिके हो जाएगा, है ना, चार्ज धीमे धीमे जीरो हो जाएगा। और आरसी सर्किट में डिके का फॉर्मूला क्या था चार्ज का, Q बराबर Q नॉट e की पावर -t/CR, याद है ना। तो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R, अब वो कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे चार्ज डिके होगा CR सर्किट में, और यहाँ पे ये सब्सटेंस जो है उसका डिके होगा, है ना, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ना, तो ये डिके होता जाएगा, इसका न्यूक्लियस डिके होते जाएंगे। तो कह रहा है कि फाइंड R, रेजिस्टेंस बताओ, हमने कैपेसिटर को डिके करने, डिस्चार्ज करने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो बताओ, सो दैट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है पहले तो ये बताओ, Q बराबर Q नॉट e⁻t/CR, t टाइम पे, टू द एक्टिविटी ऑफ सैंपल। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर A नॉट, या फिर आपकी मर्जी है R लिख दो, मैंने बोला था दोनों लिख सकते हो, R बराबर R नॉट, यहाँ पे R लिख दे रहे थे, चलो ये R नॉट हो जाएगा। तो हाँ, तो कह रहा है कि टू द एक्टिविटी ऑफ सैंपल, जो सैंपल है उसकी एक्टिविटी क्या होती है R रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, मतलब रेट ऑफ एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिके ऑफ सैंपल, और यहां रेट चार्ज जो बचा उस पे Q, तो Q बराबर Q नॉट e⁻t/CR, रेडियो एक्टिविटी जो बचती है R बराबर R नॉट e की पावर लैम्डा इनटू t। तो कह रहा है कि Q और R का रेशियो एक कांस्टेंट रहे, तो हमने डिवाइड कर दिया पहले तो ये आ गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इनिशियल वैल्यूज है, ये तो कांस्टेंट है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे इसको टाइम से इंडिपेंडेंट करना है, टाइम को हटाना है, टाइम से डिपेंड ही ना करे टाइम पे। इसका मतलब कितना सिंपल हो गया, 1/CR, इसका जो 1/CR है, देखो t/CR मतलब 1/CR, और इसमें क्या है सीधा लैम्डा है, माइनस माइनस तो लगेगा दोनों में, और t दोनों में है, तो लैम्डा की वैल्यू 1/CR के बराबर हो जाए तो ये पूरा टाइम से खत्म ही, इसमें टाइम खत्म हो जाएगा पूरा। तो R बराबर 1/C लैम्डा हो गया। अब 1/λ क्या होता है, एवरेज लाइफ, है ना, तो ये देखो लिखा है एवरेज लाइफ 20 मिली सेकेंड, याद रख दोगे, और C की वैल्यू 100 माइक्रोफैराड, माइक्रो के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके यहां रख देना, ठीक। तो आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। देखो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। कह रहा है कि आप फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है
प्रोड्यूसेस अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए, मतलब फैक्ट्री से क्या बन रहा है, एक सब्सटेंस बन रहा है जिसका नाम है ए। कैसे बन रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट आर, मतलब टी टाइम में कितना बन जाएगा, आर इंटू टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, आर, मतलब पर सेकंड कितना बन रहा है, आर, तो टी टाइम में आर इंटू टी, विच डिकेस विथ डिके कांस्टेंट लैम्डा, और ये साथ में डिके भी हो रहा है, ये जरूरी ध्यान रखना है, ठीक। टी टाइम में इतना बनेगा लेकिन साथ में इसका डिके भी हो रहा है, और डिके कांस्टेंट कितना है इसका, लैम्डा। टू फॉर्म, अच्छा ये ए जो है वो डिके होता है किसमें, बी में, टू अ स्टेबल मतलब बी जो है वो स्टेबल है और उसके बाद बी डिके नहीं होता, मतलब देखो फैक्ट्री से बना सब्सटेंस ए और ए डिके हुआ बना बी और बी स्टेबल है, क्लियर। तो देखो ऐसा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, टी टाइम में ए के कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे ये हमें देखना है, ठीक। तो सिर्फ बन थोड़ी रहा है, डिके भी तो हो रहा है, तो चलो मान लेते हैं, देखो ऐसा डायग्राम देखो, इसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री से बन रहा है क्या, ए। कैसे बन रहा है, आर रेट से और कांस्टेंट है, और फिर ये ए डिके हो रहा है, लैम्डा इसका डिके कांस्टेंट दिया है, किसमें कन्वर्ट होता है, ये बी में, और ये बी स्टेबल है, अब ये यही रहता है। तो लेट एन बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टाइम टी बराबर टी, मतलब टी बराबर टी पे हमने देखा तो ए के कितने हैं, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने। अब कैसे बनेगा ये, तो देखो कितना सिंपल है। तो सबसे पहले तो बहुत सरल है, देखो इसका यहां देखते हैं, देखना रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं इसका, इसको ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अगर मैं मान रहा हूं कि इसके एन नंबर ऑफ एटम हो गए, न्यूक्लियस बन गए, टी टाइम पे एन हो गए, तो बनते जा रहे हैं ना ये, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो क्या होगा, dn बाई dt। और ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि एन तो बढ़ रहा है, इसके नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, वहां पे डिके हो रहा था, तो ये तो बढ़ रहा है, तो dn बाई dt पॉजिटिव होगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन तो ये हो गया, चलो ठीक है। अब ये बताओ, एक ये है क्या, एक सेकेंड में बनने वाले एटम का नंबर, रेट। तो रेट मुझे लगता है ये सिंपल सा है, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा dn बाई dt बराबर क्या होगा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो आर है, लेकिन रेट ऑफ डिके भी तो है इसमें, इसका मतलब जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा dn बाई dt वो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस, ये नेट है ध्यान रखना, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन dn बाई dt बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन फैक्ट्री से माइनस इसका रेट ऑफ डिके। और रेट ऑफ डिके को मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला आज का बात है लैम्डा इंटू एन, तो माइनस लैम्डा इंटू एन, जहां एन देखो ये क्या है, यहां पे ये ध्यान रखना होगा कि एन क्या है, किसी टाइम पर रेट ऑफ डिके आपको याद होगा माइनस dn बाई dt लिखते थे, और बराबर क्या होता था, लैम्डा इंटू एन। तो ये एन क्या है, उस टाइम पे ए के टोटल जो नंबर है वो, तो मैंने माना है एन, देखो ये टोटल नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो dn बाई dt, जहां एन क्या है, उस इंस्टेंट पे जो टोटल नंबर ऑफ ए न्यूक्लिया ऑफ ए है वो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस लैम्डा इंटू एन, क्योंकि जो रेट ऑफ डिके है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ उस टाइम पे प्रेजेंट नंबर के बराबर होता है, ठीक। तो यहां पे लिख दिया माइनस लैम्डा इंटू एन। तो आई थिंक ये बात 100% समझ गए होंगे सब लोग, सिंपल सी बात है। चलो ये हो गया हमारा नेट रेट ऑफ डिके। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया dn बाई dt बराबर r माइनस लैम्डा इंटू एन। अब क्या करो, इस n को मतलब इस पूरे को इधर नीचे लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन r माइनस लैम्डा इंटू dn बराबर dt उस तरफ जाएगा, और लिमिट ले लो, तो टाइम की लिमिट 0 से t, और फॉर्मेशन हो रहा है तो 0 से n, जहां पे देखो लिखा हुआ है एज्यूम दैट t बराबर 0 पे, देखो प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट्स एट t बराबर 0, मतलब t बराबर 0 पे नंबर कितने थे, t बराबर 0 पे नंबर 0 था, t बराबर t पे हो गए n, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर दिया, ln ये आ गया, लिमिट 0 टू n, सॉल्व कर दिया इसको, n बराबर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो, मतलब ये हमने क्या निकाल लिया, t बराबर t पे जो a के नंबर है वो आ गया, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ b, कह रहा है b के बताओ, तो कितना सिंपल है, टी टाइम पे। तो पहले ये बताओ टी टाइम में इसके बने कितने होंगे टोटल, इसके टी टाइम में बने होंगे r इंटू टी,
आर बनते हैं पर सेकेंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन है आर, लेकिन डिके हो रहा है, डिके हो जाते हैं, नेट बचते हैं इतने, मतलब ये क्या है ए नहीं, सब समझो ध्यान से। टी टाइम में इसके कितने न्यूक्लियस हैं, तो ये कैसे पता करेंगे, बड़ा सिंपल है। टी टाइम में फैक्ट्री से ए कितना बना होगा, फैक्ट्री से जो बना होगा वो होगा एन ए, मतलब फैक्ट्री से बना 100 बने, मान लो सुनना, फैक्ट्री से बने 100, मतलब ये ए कितने होने चाहिए 100, लेकिन 100 नहीं है कितने एन ए है, हमने देखा तो 10 है, इसका मतलब ये कितने हो गए 90, मतलब टी टाइम में जो ये टोटल बने वो होगा आर इंटू टी, और टी टाइम में जो ये है वो है एन ए, तो ये बी कितना होगा, टोटल बने माइनस जो ये है, वही तो कन्वर्ट हो गए होंगे बी में, तो एन बी बराबर क्या होगा, टोटल जो फॉर्मेशन हुआ फैक्ट्री से टी टाइम में वो है आर टी, और माइनस टी टाइम में जो ए के सब्सटेंस के जो है वो हमने एन ए मान लिया, तो एन ए, टोटल फॉर्मेशन में से एन ए हटा दो तो कितने बचेंगे, बी वाले बच जाएंगे, तो ये हो गया एन बी, तो एन बी बराबर हो गया आर टी माइनस आर बाई, एन ए की वैल्यू क्या है ये लिखा है, देखो आर बाई लैम्डा 1 माइनस सिग्मा माइनस लैम्डा टी, इसमें से आर बाई लैम्डा कॉमन ले तो यहां हो जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा टी माइनस, और ये अंदर 1 माइनस सिग्मा माइनस लैम्डा टी, ये हो गया। अब वो कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, वो कह रहा है ये फॉर्म हो रहा है और ये डिके भी हो रहा है, ठीक, लेकिन जरा सोचो इसका इनिशियली जब ये फॉर्म होगा ए, तो इसके नंबर कम होंगे, तो इसका नंबर अगर कम है तो इसका रेट ऑफ डिके कम होगा, तो फॉर्मेशन का रेट ज्यादा है इनिशियली और डिके का रेट कम है, क्योंकि डिके का रेट डिपेंड करता है कि ये है कितने, और इनिशियली तो ये बहुत कम होंगे क्योंकि बनना शुरू हुआ है इनका, तो इनिशियली इसका फॉर्मेशन का रेट जो भी है वो इसके डिके के रेट से कम ही होगा, क्योंकि इनिशियली तो जीरो ही है, तो डिके का रेट जीरो होगा, और फॉर्मेशन रेट तो कुछ है आर, तो डिके रेट कम है, तो डिके का रेट, और यहां इसका फॉर्मेशन का रेट पहले ज्यादा होगा और डिके का रेट कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली ये ए की वैल्यू बढ़ती जा रही होगी, ठीक, और जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे इसका डिके का रेट भी बढ़ता जाएगा, मतलब हमारे पास ऐसे समझ लो कि ए का फॉर्मेशन का रेट है 100 एटम्स पर सेकेंड, और ये डिके का रेट पहले था 10 एटम पर सेकेंड, मतलब ये कितने रेट से बढ़ रहा था 90 एटम पर सेकेंड से, फिर इसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, जमा होता गया क्योंकि ज्यादा बन रहा है डिके कम हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी फॉर्मेशन का रेट वही है 100 पर सेकंड, लेकिन धीमे धीमे ये डिके का रेट बढ़ते बढ़ते 10 पर सेकंड से 20 पर सेकंड, 30 पर सेकंड, 40 पर सेकंड, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसका डिके का रेट इसके फॉर्मेशन का रेट के बराबर हो जाएगा, और तब ये मैक्सिमम हो जाएगा ए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन का रेट और डिके का रेट दोनों बराबर हो गए, तो जितने रेट से ये फॉर्म होगा उतने रेट से डिके हो जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब इसका जो नेट फॉर्मेशन का रेट है Na जो है इसका DNA बाई dt क्या हो जाएगा, या ये वाला देख लो, ये है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, तो ये जीरो हो जाएगा जब dN बाई dt जीरो हो जाएगा, नेट फॉर्मेशन का रेट, मतलब इसका फॉर्मेशन का रेट और ये डिके का रेट बराबर हो जाएगा, फॉर्मेशन का रेट R और डिके का रेट लैम्डा इंटू N, देखो ये लिखा है, तो R बराबर, या ये कह दो या फिर R बराबर लैम्डा इंटू N कह दो, समझ गए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब dN बाई dt जीरो हो जाएगा, तो R बराबर लैम्डा इंटू N, मतलब ये इसको DNA बाई dt को जीरो कर दो, क्लियर, समझ में आया, तो ये हमें Na max पूछ रहा है, सॉरी Na max पूछ रहा है, Na max कितना होगा, तो Na max कितना होगा जब dN बाई dt जीरो हो जाएगा, मतलब R माइनस लैम्डा n बराबर जीरो हो जाएगा, तो Na तब हो जाएगा मैक्स, और ये होगा कितना R बाई लैम्डा, ये आंसर है, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से सुनना है। देखो बेटा ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक, इसके बाद क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो क्वेश्चन तो कितने भी कर सकते हैं हम लोग, तो देखो ये न्यूमेरिकल्स ही है एक टाइप का, और इसमें जो रिजल्ट आता है वो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमें नहीं सीखना है, ठीक, तो हम इनका रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक, तो देखो कह रहा है कि लेकिन ये याद होना बहुत जरूरी है, याद होना ही चाहिए आपको, तो देखो क्या कह रहा है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए,
ए हैविंग एन नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी बराबर 0। एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब जो डिके नहीं हुए हैं, डिके हो जाएंगे तो बेकार हो गए, एक्टिविटी खत्म उनकी, आप थोड़े ना वो डिके हो चुका डिके। तो डिके होने वाले हैं जो अनडिकेड हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई। तो कितने हैं, एन नॉट है, कितने के टाइम पे, टी बराबर 0 पे। अब कह रहा है कि ये ए जो है डिकेज टू अनदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बी, ए बी में डिके हो रहा है और इसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा 1 विथ डिके कांस्टेंट लैम्डा 1। क्लियर। अच्छा, बी ए से क्या बनता है, बी। अब बी फर्दर डिकेज टू सब्सटेंस सी विथ डिके कांस्टेंट लैम्डा 2, मतलब ए डिके होता है बी में, डिके कांस्टेंट लैम्डा 1, और बी डिके होता है सी में, डिके कांस्टेंट लैम्डा 2, और सी जो है वो स्टेबल है। देखो ये लिखा है सी इज स्टेबल। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए बी एंड सी एट टाइम टी। देखो अभी हमने दो लिए थे, फैक्ट्री से बन रहा था ए और ए डिके हो रहा था बी में, जो बी स्टेबल था। लेकिन अब क्या हो रहा है, बी भी डिके हो रहा है किसमें, सी में, लेकिन यहां फैक्ट्री नहीं है, यहां पे एन नॉट न्यूक्लियाई इनिशियली हमारे पास है ए के, वो डिके होता है बी में, बी डिके होता है सी में, और सी स्टेबल है। तो देखो कह रहा है कि टी टाइम पे n1 n2 और n3 बता दो, मतलब ए बी और सी के जो अनडिकेड बचे होंगे वो बता दो। ठीक, तो बता देते हैं। तो देखो पहले तो डिके स्कीम उसने जो बोला है उसका एक चार्ट बना लेते हैं। देखो कैसे बनाते हैं चार्ट। ए डिके होता है बी में, बी डिके होता है सी में, और सी स्टेबल है। ए डिके होता है लैम्डा 1 कांस्टेंट से और बी डिके होता है लैम्डा 2 डिके कांस्टेंट से। टी बराबर 0 पर ए के कितने हैं, एन नॉट, तो फिर बी के 0 होंगे और सी के 0 होंगे। अब टी टाइम बाद हमने देखा टी बराबर टी पे, तो ए के बचे n1, बी के बन गए कितने, n2, और सी के बन गए कितने, n3। ध्यान रखो ए डिके हो रहा है, बी का फॉर्मेशन हो रहा है और डिके भी हो रहा है साथ में, ध्यान रखना है, और सी तो सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है सी का। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, कितना सिंपल है, ए तो बी में डिके हो रहा है तो सीधा हम लिख देंगे ए के जो बचेंगे n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो हमने a के माने n1, तो ये इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं पहले। तो n1 बराबर n नॉट जो इनिशियली थे e की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, सिंपल। b के लिए, अब b के लिए हम नंबर नहीं लिख सकते, हम b का रेट लिख सकते हैं। तो b का जो नेट ध्यान रखना, नेट जो हमने पहले किया था, तो b का नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, a का फॉर्मेशन का रेट माइनस b का डिके का रेट। फिर से b का नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, a के डिके का रेट और माइनस b के फॉर्मेशन का रेट और माइनस b के डिके का रेट। b का यहां देखो फॉर्मेशन हो रहा है और यहां डिके हो रहा है, तो हम b के लिखेंगे, देखो dn2 by dt, जहां b के मैंने नंबर क्या माने हैं n2, तो dn2 by dt जो होगा इसका रेट ऑफ चेंज वो क्या होगा, इसके फॉर्मेशन का रेट, तो वो तो है लैम्डा 1 इंटू n1। अब याद है तुम्हें रेट ऑफ फॉर्मेशन d, इसका रेट ऑफ डिके क्या होगा, इसका जो रेट ऑफ डिके होगा वो b का रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो वो dn by dt बराबर लैम्डा इंटू n, तो लैम्डा 1 n1 होगा। तो यहां पे n1 बचे ना, तो लैम्डा 1 n1, ये तो इसका डिके का रेट है लेकिन पॉजिटिव लोगे क्योंकि वो हम इसके फॉर्मेशन के इक्वल लिख रहे हैं, और माइनस इसका डिके का रेट, तो वो तो होता है लैम्डा 2 इंटू n2, समझ गए। तो ये लैम्डा 1 इंटू n1 रेट से ये डिके हो रहा है, वो इसका फॉर्मेशन है, और इसका खुद का डिके हो रहा है वो लैम्डा 2 इंटू n2 है, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको। तो लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2, ये हो गया b का रेट ऑफ नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हो गया नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dn2 by dt, और इसको लैम्डा 2 n2 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो dn2 by dt प्लस लैम्डा 2 n2 बराबर लैम्डा 1 n1, ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब हम इसको देखो, इसमें अननोन क्या है, n2 और n1 अननोन है, और n1 की इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक, n1 की इक्वेशन ये है, लेकिन हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसका सीधा हमें रिजल्ट याद करना है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन हमें लिखी हो तो हम n2 कैसे निकालेंगे, n2 कैसे निकालेंगे, जबकि n1 देखो ये हमें पता है, n1 हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो यहां पर क्या करोगे आप, देखो अब ध्यान से, तो सबसे पहले तो हमें पता ये है कि n2 बराबर, इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा, n2 बराबर लैम्डा 1 n नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और ये
इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 और 2 ये जो लिखी है इनको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। क्लियर? अब n3 कैसे निकालेंगे? देखो 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? n2, जहां 1 की वैल्यू यहां पे डालनी है फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक, अब n2 आ गया, ये देखो n2 आ गया, इसमें कोई अननोन नहीं है, सब कुछ नोन है, सिर्फ t अननोन है, तो t तो हमें बताएगा वो। अब n1 देखो, n1 में भी सब कुछ पता है, सिर्फ t अननोन है, तो ये n1 भी पता चल गया, ये n2 भी पता चल गया। अब देखो n3 कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है क्या कि a के टोटल नंबर कितने थे इनिशियली? n नॉट। अब यही डिके हो रहा है और इसमें फॉर्म हो रहा है, ये डिके हो रहा है, इसमें फॉर्म हो रहा है, तो जो भी होगा किसी इंस्टेंट पे a b और c के नंबर n1 n2 और n3 इनका सम तो n नॉट के ही बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर n नॉट। तो इसमें हमें क्या क्या पता है? n1 ये लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, n2 ये निकाल दिया हमने, है ना, और n3 तो n3 बराबर हो जाएगा n नॉट माइनस इन दोनों का सम, तो यहां से n2 डालोगे इसमें और यहां से आप n1 डालोगे और इस तरीके से हम n3 की वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत जरूरी है और हमें ये याद रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक, देखो बेटा ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन सिंपल सा है बहुत। देखो कह रहा है कि अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, 2 डिफरेंट प्रोसेस से एक न्यूक्लियस डिके हो सकता है। कौन से? द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज t1, या हाफ लाइफ दिया है ये, अगर हाफ लाइफ t1 है तो हम डिके कांस्टेंट λ1 निकाल सकते हैं। क्या होता है? डिके कौन, हाँ ln2 λ1 अगर दिया है हमें तो ये होता है ln2 अपॉन t हाफ। ठीक, ये हमें पता है। क्लियर? अब सुनो तो उसका हाफ लाइफ कितना है? t1, मतलब ऐसा है कुछ कि एक सब्सटेंस है A जो कि 2 सब्सटेंस में डिके होता है, B में और C में। B के लिए इसकी हाफ लाइफ है t1, या बोल दो डिके कांस्टेंट है λ1, और C में अगर डिके होता है ये A जो है वो C में डिके होता है, तो इसका λ2 है डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ क्या है? t2, तो वही उसने बोला सेकंड प्रोसेस इज t2 हाफ लाइफ। ठीक, शो दैट अगर हम इन सबको एक कंबाइंड देखें तो कह रहा है कि शो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय 1/t इक्वल 1/t1 प्लस 1/t2, या फिर देखो 1/t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ln2 बाय लैम्डा इफेक्टिव, t इफेक्टिव है ये और यहां लैम्डा इफेक्टिव बराबर ln2 बाय λ1, मतलब फर्स्ट प्रोसेस के लिए डिके कांस्टेंट, प्लस ln2 बाय λ2, तो ln खत्म, तो 1/λ इक्वल 1/λ, इसका कुछ फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। देखो वो कह रहा है कि 1/t इक्वल 1/t1 प्लस 1/t2 ये प्रूव करना है, तो देखो हम कर देते हैं, सिंपल सा है, देखना ध्यान से। डिके कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, ये λ1 की वैल्यू समझ गए? ठीक है। डिके कांस्टेंट फॉर द सेकंड प्रोसेस λ2 की वैल्यू ये हो गई, फार्मूला ये वाले तो फार्मूले, अगर t1 और t2 हाफ लाइफ दिया है तो λ1 λ2 निकाल सकते हैं। अब एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी dt टाइम में, ध्यान से सुनना, अगर कोई न्यूक्लियस dt टाइम में डिके होता है और लैम्डा उसका डिके कांस्टेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके होती है लैम्डा इंटू dt, ये याद रखना है आपको। ठीक, लैम्डा इंटू dt। अब तो देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी b में डिके होने में, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? λ1 इंटू dt, टाइम dt ही लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ a इंटू सी, अगर a c में डिके होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी λ2 इंटू dt। क्लियर? अब अगर ये देखो, मुझे तो पता नहीं है कि किस में डिके होगा, तो अगर दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आइदर ए जो डिके हो रहा है इनटू बी और सी, दोनों में डिके हो, तो हम क्या लिखेंगे? ना तो हम λ1 लिख सकते हैं और ना ही λ2 लिख सकते हैं, तो हमें एक इफेक्टिव लैम्डा लेना पड़ेगा, तो वो मैंने लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा इंटू dt हो जाएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? लैम्डा इंटू टी बराबर इन दोनों का सम, बिल्कुल सही बात है, λ1 dt प्लस λ2 dt।
प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, एक प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे आप, तो लैम्डा इंटू डी टी बराबर लैम्डा वन इंटू डी टू प्लस लैम्डा टू इंटू डी डी टी खत्म, लैम्डा बराबर हो गया लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, और लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू ये डाल दो आप, तो लैम्डा वन की वैल्यू हो जाएगी ln 2 बाय t1 और यहाँ ln 2 बाय t2 और यहाँ लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, तो ln 2 बाय ना तो t1 ना t2, इसका हाफ लाइफ इफेक्टिव तो t मान लिया हमने, तो ln 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, हमें याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ AU 198, इसका एटॉमिक मास नंबर देखो 198 है, इज 2.7 डेज, मतलब कि ये क्या दिया है 2.7 डेज हाफ लाइफ, ठीक है, तो t हाफ हो गया, ये कह रहा है कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट, कितना सिंपल है, तो t हाफ बराबर क्या होता है ln 2 बाय लैम्डा, मतलब 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल 0.693 अपॉन 2.7, डेज में दिया है इसको, सेकंड में बदलो तो 24 इंटू 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो कह रहा है टी एवरेज बताओ, तो एवरेज लाइफ क्या होती है 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1 अपॉन, और लैम्डा की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, देखो ये निकलेगी है ना, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी 2.9 इंटू 10⁻⁶, ये याद रखना, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, सेकेंड्स में इसका आंसर आ जाएगा, लैम्डा का क्या होता है सेकंड इनवर्स और टाइम का सेकंड आ जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि एक्टिविटी बताओ, एक्टिविटी कितने, अब एक्टिविटी के लिए तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए उसके, तो देखो कह रहा है कि 1 मिलीग्राम ऑफ 198 AU और एटॉमिक वेट दिया है देखो 198 ग्राम पर मोल, तो पहले तो इसका मतलब हुआ कि 198 ग्राम में 1 मोल, तो 190, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो देखो 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23 ये तो होंगे 198 ग्राम में, 198 ग्राम पर मोल, तो 1 मोल ये हो गया, मतलब इतने एटम्स कितने ग्राम में 198 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 198 से डिवाइड कर दिया, अब 1 मिलीग्राम में मतलब 10⁻³ ग्राम में कितने होंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, इसको सॉल्व करोगे 3.03 10⁻18 न्यूक्लियस आ जाएंगे, न्यूक्लियस मतलब एटम्स आ जाएंगे, जितने एटम होंगे उतने तो न्यूक्लियस होंगे, ठीक। तो अब एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो r बराबर लैम्डा इंटू n, लैम्डा की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, r बराबर ये हो गया, समझ गए, तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसकी यूनिट क्या होती है dps, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो इतना सिंपल सा है। अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें, मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स इसमें और रह गए हैं, वो भी करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट उसमें करवा दूंगा, नेक्स्ट में एक्चुअली में हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 15-20 मिनट का एक लेक्चर और 15 मिनट का और बना दूंगा, ठीक।